कल तय होगा कि क्या करना है। हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेता लगातार चर्चा से भाग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सभा का एक अंत होगा, अंत बेहतर हो, इसकी कोशिश करें। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज बात उस बिल की जिस पर सत्ता और विपक्ष कई घंटों तक जबरदस्त हंगामा करते रहे। हंगामा, नारेबाजी, कार्यवाही का बार बार स्थगन, लेकिन अब आखिरकार गतिरोध टूट गया है। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सहमति बनी है और अब कल सदन में इस अहम बिल पर चर्चा के साथ वोटिंग भी होगी। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह सहमति लोकतंत्र की जीत है या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी। विपक्ष छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर पहले चर्चा की मांग कर रहा था, जबकि सरकार लोक परीक्षा संशोधन बिल को प्राथमिकता देना चाहती है। दिन भर हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद वेल में उतरकर विरोध करते रहे। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों से बातचीत की और रास्ता अब निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सदन में कल सिर्फ बहस होगी बिल पर या फिर छात्रों का भी मुद्दा गूंजेगा? क्या यह सहमति संसद की गरिमा को मजबूत करेगी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर देखने को मिलेगा? ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो इस आंदोलन से निकले हैं, जिन पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। लेकिन यह आंदोलन जिस लिए हो रहा था वो वजह थी कि हमारे यहां नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ ऐसा दोबारा ना हो और जो मंत्री जी का इस्तीफा है वो हो चुका। अब आगे की तैयारी है। क्या वास्तव में इस विषय पर इसी नियत के साथ में हमारे वो लोग भी चर्चा करेंगे जो सदन में चुन करके भेजे गए हैं, या फिर वहां रणनीति कुछ अलग होगी? आज हम इसी जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बयान आज सुर्खियों में रहे वो सुन लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आए हैं, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कुछ दल जानबूझकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी सख्त कानून के लिए बिल लेके आए हैं, आप बहस के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो दल चर्चा के लिए तैयार नहीं है, उनकी मनोस्थिति क्या है? अलोकतांत्रिक तरीके। चर्चा ही सदन की सबसे बड़ी ताकत है और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेता लगातार चर्चा से भाग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार।
तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज छठा दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? बातचीत से ही हल होगा ना सर? नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। देखिए, एक व्यापक मुद्दे को लेकर के मैं गया हूं एक राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और एक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में, कि ये बर्बरता हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती है। हमने वो विजुअल्स देखे हैं जहां AK-47 से शॉट्स दागे जा रहे हैं। मैंने सदन के अंदर भी अभी शोरगुल के बावजूद कहा कि ये हमारी छवि पूरी दुनिया में क्या हो रही है साहब। एक डेमोक्रेटिक तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नागवार गुजर रहा, पुलिस स्टेट बना के रख दिया आपने। हर इस तरह की सत्ता का एक अंत होता है, अंत बेहतर हो इसकी कोशिश करिए। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके का गतिरोध था वो गतिरोध क्या वास्तव में टूट गया है या फिर हंगामा होता रहेगा और देश चलता रहेगा, यही स्थिति बनी रहेगी। फिर ये भी बात है कि जो सरकार ने अभी पिछले 24-48 घंटे में छात्रों के साथ बातचीत करके माना है, जिस तरीके की स्थिति अब देश में बनी है, उसमें राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा है कि उनके हिस्से की कोई चीज़ छूटी हुई है, जिसको वो वर्ड बाय वर्ड उस जगह पर ला करके कोरम पूरा करेंगे और फिर उस चीज़ को देश के सामने लेकर के जाएंगे कि हाँ अब यह कि हुआ, और ये हुआ तो कैसे हुआ, तो ये हुआ। ये जितना उलझा हुआ मामला है उतना ही दरअसल राजनीति का अखाड़ा भी बनता जा रहा है। हम इन्हीं सारी चीज़ों का आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में शांत प्रकाश जाटव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राकेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्ना पांडे जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और राहुल पांडे जी शिक्षाविद हैं, हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा में आप सभी लोगों से ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर के आज देश में, देश की संसद में, देश के बच्चों के बीच में एक असमंजस का माहौल बना हुआ है। राहुल यादव जी, मैं सबसे पहले आपसे इस चर्चा में ये समझना चाहूँगा कि जो स्थिति है अभी सदन के भीतर, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चर्चा करे उससे पहले विपक्ष ये चाहता है कि उसके अपने बेनिफिट्स के जो पॉइंट्स हैं वो तय हो जाएं। तो बेनिफिट्स पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंगली, या फिर आपको लग रहा है कि छात्रों का भी इसमें कुछ मामला अभी बचा है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी आवाज मुखर कर रही है? राकेश यादव जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपके साथ जितने बैठे हैं पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। मैं सरकार को इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार तो अपनी आश्वासन जो दिया था उसको पूरा नहीं कर रहा है। लगातार चिन्हित करके गिरफ्तारियां हो रही हैं छात्रों पे लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पटना से लेके बंगाल में लेके आसाम में लेकर दिल्ली में। ये कोई पहली दफा नहीं है। आप सोचिए, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास भी एक्स पे पोस्ट करके लिखे कि जो वार्तालाप, जो बात हुई थी उस पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। तो सवाल ये है कि छात्र क्या इस देश के नागरिक नहीं है? उनपे आप 47 AK-47 जैसे हथियार आप चला रहे हैं। क्या ये अघोषित इमरजेंसी है? अघोषित इमरजेंसी में भी अपने नागरिकों पे कोई 47 नहीं चलाएगा, कोई प्लेट गन नहीं चलाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डंडे नहीं चलाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अगर लोकतंत्र में वो विश्वास कर रहा है तो सोचिए कि लगातार पेपर लीक हो रहा है। अभी तो महाराष्ट्र में भी एक पेपर लीक हो गया, खबर आ रही है। आज तो एक अखबार में छापा, एक बिटिया ने आत्महत्या कर ली नीट की। तो कितनी दुख की बात है कि सरकार अपनी नैतिकता को छुपा रही है, सरकार अपनी नैतिकता से मुकर रही है। जो सरकार शिक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है,
लगातार शिक्षा बर्बाद हो रहा है। लगातार छात्र सिर्फ क्या कर रहे हैं, छात्र तो यही कह रहे थे कि साहब मंत्री को बदल दीजिए और नीट की जो एजेंसियां हैं उनको बदल दीजिए। लगातार हमारे जो संघर्ष है, जो तपस्या है, जो त्याग है, जो मेहनत है, उसका रिजल्ट दीजिए, जिससे हम लोगों को तो ये लगे कि हम लोग जो परीक्षा दे रहे हैं उसका परिणाम निकल रहा है। मगर ये सरकार तो इस देश में लाठी और डंडे और AK-47 से ये बता दिया कि इस देश में इमरजेंसी लागू है। इस देश में किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, हिटलर शाही होगा इस देश में। आज मैं देख रहा था कि पटना में किस तरह के इतने संगीन धाराओं में छात्रों पे मुकदमा लिखा गया और वो फपक फपक के रो रहे थे। अपनी बात मानने के लिए, अपने अधिकार को मानने के लिए सरकार बताइए इतनी निठुर हो गई है। ये मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है। सरकार संवाद अगर चाहती है तो सरकार एक शब्द में एडवाइजरी जारी करे कि जितने बच्चे पे मुकदमा हुए हैं पूरे देश में वो सारे वापस कर लिए जाते हैं और सबको छोड़ दिया जा रहा है। तब मैं समझूंगा कि सरकार अपनी नैतिकता निभा रही है, या अपने दिए हुए वो वैचारिक जो संवाद हुआ था, जो समझौता हुआ था धरना प्रदर्शन और CGP के लोगों से, उस पे मैं समझूंगा कि वो खरा उतर रही है और देश के नौजवानों के भविष्य और बेहतर खुशहाली के लिए सरकार कदम उठा रही है। तब न सदन चलेगा, तब न सदन में बात होगी। विपक्ष के नेता तो यही बात कर रहे हैं कि सदन में हम तब संवाद करेंगे जब इस देश के एक एक छात्र पे मुकदमा हट जाएगा और जो जेल भेजे गए हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो विपक्ष तो हमेशा से चाह रहा है कि छात्र नौजवान की बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके हक हकूक की लड़ाई की बात कर रहा है। तो इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्र का जो अनहित हो रहा है उस पर आप संवाद करिए। हम रात के 12 बजे सदन में संवाद करने के लिए खड़े हैं, मगर ये सरकार संवाद करे तो, ये सरकार संवाद नहीं करते। वही कहावत है, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। आप अगर इस्तीफा पहले दे देते तो मैं समझता हूं कि शायद स्थितियां कुछ और बेहतर हो जाती, मगर नहीं हुई। महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड में 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ, तो फिर ये पेपर लीक का सिलसिला अभी तक तो रुका नहीं। आप बताइए, कोई मीम बना दिया, कोई सोशल मीडिया पे अपनी बात लिख दिया, उस पे FIR हो जा रही है। तो फिर लोकतंत्र में फिर जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो फिर कहाँ करेंगे, कहाँ अपनी बात को रखेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखेंगे। तो सरकार तो पूरी हिटलर शाही कर रही है। और आज ठीक है, मेरे ख्याल से आपने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। हम थोड़ा सा चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। रत्ना जी भी हमारे साथ में है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। रत्ना जी, स्वागत है आपका भी चर्चा में। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो गतिरोध अभी बना हुआ है, या जैसा हम इस चर्चा में एक पॉइंट उठा रहे हैं कि शायद जो जनता के बीच में बात लेकर के जाने वाली स्थिति है कि मतलब कांग्रेस क्या कहेगी, सपा क्या कहेगी, अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर किस तरीके से लोगों को बताएंगे कि उन्होंने इस आंदोलन में या सदन के भीतर क्या किया, क्या बात इस जगह पर फंसी हुई है, क्यों नहीं ये जो चर्चा है वो आगे बढ़ पाई। अब जो भी कुछ है, गतिरोध हालांकि दूर हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये हो जाए चर्चा तो बड़ी बात है, क्योंकि स्टेक्स अलग अलग हैं। जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत देश का स्टेक क्या है, भारत का भविष्य, मेरे देश के नौनिहाल वो छात्र, वो बच्चे जिन पर क्रूरता की गई। 20 तारीख वो काला दिन थी जब भारत की चुनी हुई सरकार ये भूल गई कि जो संसद तक प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं वो आतंकवादी, उग्रवादी नहीं है, वो इस देश के छात्र हैं, देश का भविष्य है, और अपनी जायज मांग लेकर आए। दिया क्या उन बच्चों को मेरे देश की सरकार ने? पैलेट गन्स, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। क्यों दिया गया ये सब? SOP क्या कहती है? अब यहाँ कानून आएगा। SOP क्या कहती है? आज तो CGI है, उन्होंने कहा है ना कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, हालांकि पहले से लिखा हुआ है संविधान में, फिर भी जो सरकार अपनी बातें फैला रही थी उसका काट CGI को बोलना पड़ा कि प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। तो अधिकार है तो एक SOP होगी। वो SOP क्या है? क्राउड कंट्रोल के लिए, वो तो नहीं फॉलो की गई ना। क्राउड कंट्रोल की SOP नंबर 1 क्या कहती है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स। ग्रेडेड रिस्पॉन्स में
सबसे पहले हल्का वाटर कैनन, लाइटेस्ट वाटर कैनन, जिससे डिस्पर्स होंगे, उससे हिंसा नहीं होगी, उन्हें चोट नहीं लगेगी, बस डिस्पर्स हो जाएंगे भीड़ क्राउड मैनर। लेकिन किया क्या गया, वो तो नहीं चलाया। आपने इलेक्ट्रिकल बैटन, लाठी में आपकी करंट था, कील लगी हुई थी, ये बर्बरता क्यों की गई? फिर इसके आगे चलिए, आपका इम्बैलेंस्ड, इनएप्रोप्रिएट पुलिस बल, मेल पुरुष लड़कियों को उनके सीने पे कुचल रहा है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडा डाल रहा है, ये किसने आदेश दिया? और बाकी रही सबसे महत्वपूर्ण बात, रैपिड एक्शन फोर्स डायरेक्ट अमित शाह जी के अंडर में आती है। रैपिड एक्शन फोर्स का डीजी जो है वो ये मान रही है कि पैलेट गन्स दिल्ली में प्रयोग किए गए 7 बार और 5 बच्चे घायल भी हैं जो राम मनोहर लोहिया में हैं। तो वो किसने आदेश दिया था? क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स पैलेट गन्स तो आतंकवादियों के लिए बॉर्डर पे चलाते हैं, यहां तो नहीं चलनी चाहिए थी, एसओपी के अगेंस्ट है। तो ये जवाब लिए बगैर किस संसद का मतलब होगा, किस कानून का मतलब होगा और किस फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होगा? दूसरी बात कहती हूं, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पिछले 12 साल से लगातार विभिन्न अवसरों पर वो संसदीय परंपरा को तोड़ते आए हैं। अभी लेटेस्ट, अगर संसद सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री की गरिमा ये है कि वो हाई पावर कमेटी में इस बात को डिस्क्लोज करते हैं कि मैंने एक कमेटी, टास्क फोर्स गठित किया है और ये उन सारे लोग टास्क फोर्स के मेंबर हैं। उन्होंने क्या किया? अब उन्हें रीलबाजी चढ़ गई है। तो ये रीलबाजी का विषय नहीं था। आप ये हाई पावर कमेटी की चर्चा रील में करेंगे, आपके लिए कोई चीज, ना तो कानून आप बाध्य है मानने के लिए, ना आप संसदीय परंपरा का निर्वहन करेंगे, ना आप लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करेंगे। तो ये संसद क्या कर रही है? क्वेश्चन सबसे वैलिड ये हो गया, अगर भारत देश में भारत की चुनी हुई सरकार नागरिकों की अवहेलना करना चाहती है और कर रही है, तो फिर संसद किस लिए, किस बात की चर्चा? एक कानून की बात हो रही है ना, कानून तो 2024 में बना था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसी को संशोधन कर रहे हैं ना। राधा कृष्णन कमेटी भी थी, नंदन नीलकर्णी जी से कम नहीं थे राधा कृष्णन जी, वो भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन 2024 में दी थी कि एनटीए को रिफॉर्म करो, नहीं किया गया 2 साल तक। 2025 में भी पेपर लीक हुआ, 2026 में भी पेपर लीक हुआ। आज आप एनटीए रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब आपने शिक्षा मंत्री हटाया, किसको ले आए आप? चोर की जगह गिरहकट। आपने जोशी को हटा के गंगवार को लगा रहे हैं जो 1.5 करोड़ के खीरा आरोपी है घोटाले का। क्या तमाशा कर रहे हैं? अच्छा, टास्क फोर्स बना रहे हैं। अनीता जी कौन है? सीबीएसई का पेपर उनके रहते लीक हुआ था 2 बार, यही लोग मिल रहे हैं। कामकोटी जी कौन है? गोमूत्र से कैंसर ठीक करना उनकी विशेषता है, यही लोग रह गए हैं। हालांकि आपका तो मंत्री भी सिर्फ ग्रेजुएट है और वो है जो बिल्किस बानो के अपराधियों के छूटने पर जश्न मना रहा था। तो ऐसे मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बना के देश पर थोप रहे हैं। चलिए थोपिए। उसके बाद टास्क फोर्स भी आपकी अद्भुत नमूनों से भरी पड़ी है। शिक्षा का जो सचिव आप लाए वो आप ऑलरेडी आरोपी लाए। इसी तरीके से आप चढ़ावा चोरी की जो एसआईटी बनी उसका जो मेन आदमी है वो भी फोर्जरी के आरोप में है और उसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली। क्यों आप इकट्ठा करते हैं सारे बेईमान लोग? क्रेडिबिलिटी तो प्रधानमंत्री जी की जा रही है। चलिए, क्या चर्चा करनी है मुझे? ठीक है रत्ना जी, आपने अपना पॉइंट रखा है। हम इस चर्चा का जो पॉलिटिकल एंगल है उसको अब लेकर के जाटव साहब के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं, क्योंकि हमारे बीच में अब राहुल जी भी आ गए हैं। हम थोड़ा सा राहुल जी से शिक्षाविद हैं, उन चीज़ों को समझेंगे जिस पे शायद अभी तक किसी ने गौर नहीं किया। मैं राहुल जी आपके पास आऊँगा, पहले ज़रा पॉलिटिकल इक्वेशंस निपटा लें यहाँ पर, ये भी बड़ी क्रूशल हो गई हैं। श्याम प्रकाश जी, जिस तरीके की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आई है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये है कि जो बच्चों पर केसेस वाली बात है, एफआईआर अभी भी दर्ज हो रही है। एक ये सीधा सीधा आरोप है सपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा जो टास्क फोर्स बनाई गई है पीएम की तरफ से, उसमें जो लोग हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि नागरिकों की अवहेलना हो रही है, मतलब संवादहीनता अभी भी है। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ करना था आप कम से कम संसद को या कुछ लोगों को भरोसे में लेते और उसके बाद इस तरीके का एक्शन लेते, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। तो इन सारी चीजों को किस तरीके से देखा जाए कि इस पूरे आंदोलन में जब हर कोई अपना इंडिविजुअल क्रेडिट ढूंढ रहा है, तो बीजेपी यानी जो सरकार है वो भी इंडिविजुअल क्राइटेरिया पर जाकर के और काम कर रही है, या आप इससे कुछ बेहतर बताने की स्थिति में हैं? देखिए, अभी हमने पिछले दिनों नीट पर जिस तरीके से बच्चों का आंदोलन देखा और दो व्यक्ति मुख्य रूप से उसमें उस पूरे आंदोलन को कंडक्ट कर रहे थे, अभी ये दीपके और जो सोनम वांगचुक, इन लोगों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को शुरू किया, चलाया और काफी बड़ी तादाद में जो है लोगों को वहां पर जो छात्रों को इकट्ठा किया, उसमें कुछ पार्टी के लोग भी शामिल रहे और अल्टीमेटली ये आंदोलन जो है वो अपने चरम पर पहुंच करके अपनी मांगे जो उन्होंने रखी, उन सभी मांगों को सरकार से मनवाने में कामयाब हुआ। ये मैं ये इसको यूं मानता हूं कि ये जो आंदोलन जो है उसकी जो मांगे हैं जो पूरी हुई हैं, सरकार ने जो मानी हैं उस पर, और आंदोलन में सहभागिता न कर पाने के कारण राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बौखला रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि राहुल गांधी जी एक दिन भी जंतर मंतर नहीं गए, और जिस वक्त ये आंदोलन चल रहा था ये विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। अखिलेश जी की भी वहां पर उपस्थिति बिल्कुल नहीं रही। इसलिए ये बेचैन है, परेशान है कि इस आंदोलन का हम किस तरीके से वेटेज दें, उसका लाभ हमें मिले, क्योंकि 2027 में चुनाव में जाना है, आपने कई राज्यों में चुनाव है, तो उस वक्त में आप कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। और ये दोनों ही दल, अखिलेश जी भी, जो समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों ही दल ऐसे हैं जो नकल को किसी भी सूरत में उस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए नहीं चाहते। राहुल जी की सरकार 70 वर्ष में नहीं, कभी कोई कानून नहीं बना जिससे कि ये नकल विरोधी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर अंकुश लगता, और 91 में हमने जो कानून बनाया उसको समाजवादी पार्टी ने खत्म करके ये जता दिया कि हमें ये नकल विरोधी कानून नहीं चाहिए। इसलिए कि किस मुंह से जो है नकल के संदर्भ में जो कानून बन रहे हैं उसका वकालत करेंगे, उसको किस तरीके से पास होने देंगे। ये तो उन सभी माफियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और यही कारण है कि ये इस वक्त मौका देख रहे हैं। जो बिंदु अभी दोनों प्रवक्ताओं ने उठाए वो सारे बिंदु तो मान लिए गए, और 4 हफ्ते के बाद सीजेपी के जो पदाधिकारियों के साथ पुनः बैठक होने वाली है उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, उससे तब तक जो है सारा काम हो जाए कंप्लीटली, कमिटमेंट भी हुआ है। तो ये जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों को उठा करके केंद्रित इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, अरे आपने जो बातें कही ये आप पार्लियामेंट में करो ना, आप सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, आप वहां पर ये बातें करें। वहां आप बातचीत करने से बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? अभी संध्या जी ने जिस तरीके से तमाम बातें कही, आपने अनर्गल आरोप लगाए, उन लोगों की जो अभी कमेटी बनी है उन लोगों के आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिए कि अमुक अमुक कैटेगरी के वह लोग हैं। आपने राहुल गांधी जी वो खुद बेल पर हैं, उसके संदर्भ में कभी सोचा कि आपके ऊपर भी इसके छींटे आएंगे? और राहुल गांधी जी की और अखिलेश जी की कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, जिन डिग्रियों को से नीचे के ये लोग हों। अरे आप डिग्रियों से तोल रहे हैं इन सब चीजों को, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, फर्जी वाले तो नहीं घूम रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप इस तरीके की जो बातें कर रही हैं ये ठीक नहीं है। एक सभ्य समाज में इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। आप अपनी उम्र का ध्यान रखिए, या तो तथ्यों से पूरी तरह परिचित होके आया कीजिए। जब यूटीआई बनाया था आधार कार्ड, तो आपके यही नरेंद्र मोदी 5 फीट कूदते थे और आप नीलकंठी बहुत पसंद आने लगे। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया था। श्याम प्रकाश जी और रत्ना जी, मैं आता हूं आप दोनों लोग पास। एक सवाल मैं राहुल जी से लूंगा, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक राहुल जी के पास जाने। राकेश जी, एक चीज बताइए कि इस आंदोलन में जो आंदोलन कर रहे थे वो कॉकरोच जनता पार्टी थी, मतलब ये टेक्निकल चीज है, मैं अपनी समझ के लिए भी जानना चाह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज का उन्हें सपोर्ट था। अभी वो जो आंदोलन करने वाले थे उन्होंने अपना आंदोलन विड्रॉ कर लिया है, सरकार के साथ में उनकी बातचीत हो गई है। तो जो आप की तरफ से बात उठाई जा रही है, आप तो उस आंदोलन का पार्ट उस तरह से थे नहीं। जो मेन आंदोलनकारी थे वो तो चले गए घर अपने अभी। तो आप जो बात कह रहे हैं वो किस लेवल पे उसको समझे, ये देश किस लेवल पे समझे? आप उस आंदोलन का पार्ट नहीं थे, यू आर जस्ट सपोर्टर। बात सर पार्ट की नहीं होती है, बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम देश के नौजवानों के साथ खड़े रहें। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जंतर मंतर पे आदरणीय डिंपल यादव ने उन लोगों को साथ खड़ी रही, कंधे से कंधा मिलाकर। ये पॉइंट मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज है। एक सवाल और है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से और फिर इस चीज को लेकर के चलूंगा। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री बने, नकल विरोधी कानून आया था। नकल विरोधी कानून आने के बाद 2 साल के बाद जब वो सरकार बदली, 93 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार आई, तो सेल्फ सेंटर वापस डिक्लेयर किए समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि वो नकल विरोधी कानून जो लेकर के आए थे बीजेपी वाले और जो सेल्फ सेंटर आपने किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि जो बेटियां हैं, ग्रामीण अंचल की जो बेटियां हैं, जो बहुत ऐसे कमजोर तबके के लोग हैं जो इस छोर से उस छोर जाने में असमर्थ हैं, और पब्लिक डोमेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। हम कह रहे हैं कि आप छात्रों के लिए क्यों इतना वोट डालें? और हमारी सरकार में आप बता दीजिए कितने पेपर लीक हुए? हमारी भी सरकार थी, हम लोगों ने कैसे शिक्षा को बेहतर किए, मॉडल स्कूल बनाए थे माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, मैं आज सरकार में पे आ गया मैं, चूंकि मुझे ठीक है राहुल जी के पास जाना है। मॉडल स्कूल हमारे सरकार में बनाए गए थे, मैंने इसीलिए उठाया था ताकि इस सरकार में 10 स्कूल बंद हो रहे हैं और इस पे ताली बजा रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ने दीजिए। एक पॉइंट है, उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं कि इस पे कोई वोट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इतना बड़ा विषय नहीं है। अभी चलते हैं आगे। राहुल जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक चीज तो ये थी कि जैसे हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में थे, उस समय में भी जो मेडिकल का एग्जाम होता था या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो जो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं उसको और ज्यादा पॉलिश करने के लिए हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, दैट्स अनदर थिंग। और उसके बाद हम जाकर के एग्जाम दे देते थे और सिलेक्शन अपनी तरह से होता था उस समय पे भी। आज हम ये देख रहे हैं कि जो नीट का पेपर हो या जेई के बच्चे जो एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हाई स्कूल इंटर मतलब वो उन्होंने कहीं पर एडमिशन ले लिया है और वो कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, सिलेबस बदल गया है, ये बात सामने आ रही है। तो ये मैं पैरेलल कैसे, मतलब एक 17-18 साल का बच्चा है, 16-17-18 साल का, वो दो जगह अपने दिमाग पर माउंट कर रहा है प्रेशर को। ये पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये फांस है क्या? ये वैसा एग्जाम रह नहीं गया जैसे हमने दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जितने भी पैनल में लोग पहले तो मैं आवाज नहीं है, जवाब देना चाहूंगा कि आता हूं राहुल जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर से हम आपको जोड़ेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। रत्ना जी, अपनी बात रखें आप। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत कुछ बता रहे थे कि इनकी सरकार बहुत ज्यादा सचेत है, सतर्क है। 24 तारीख को मोदी जी ने अपने रील के माध्यम से ये भारत को बताया कि एनटीए के 47 अधिकारी निलंबित कर दिए। एनटीए बना कब बना और उसके बाद से 17 में बना, उसमें क्या व्यवस्था थी? उसमें कहा गया था 24 अधिकारी परमानेंट होंगे। आज तक एनटीए प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों से काम चला रहा है और ये जो 47 हटाए गए ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो इन्हें हटाना नहीं, इनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा था। ये बताना मोदी जी भूल गए, क्योंकि देश की आंख में धूल झोंकना इनका एकदम फेवरेट काम है। तो एनटीए जैसी जो संस्था बनाई गई, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसमें आज तक परमानेंट एम्प्लॉय के नाम पर एक भी एम्प्लॉय नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब उसमें एम्प्लॉय ही नहीं है तो उसमें आप अकाउंटेबिलिटी किसकी बनाएंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की। उसे तो आपने हटा दिया। और आज तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहला दिन था। नरेंद्र मोदी जी कहां हैं? बता नहीं पा रहे कि पहले दिन ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का हम जवाब ले लेते हैं शान जी से, फिर उसके बाद अभी राहुल जी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे तो हम उस विषय पे जाएंगे। शान जी। नहीं, फिर वही इन्होंने वही बात कह दी रत्ना जी ने, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करने वाला जो भी व्यक्ति है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी क्या? ऐसा कहना कि नहीं होगी। भारत सरकार का निकाल के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझे मालूम है। नहीं, बरगलाइए मत। मैं भारत सरकार कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। भारत सरकार की कॉन्ट्रेक्चुअल जिम्मेदारी पॉलिसी की नहीं होती है ना, बिल्कुल नहीं। मैं भारत सरकार का पार्ट हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, बिल्कुल नहीं होती है पॉलिसी की जिम्मेदारी भारत सरकार है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज। अच्छा, एक अगर वो जिम्मेदारी थी शांत जी, अगर बंद कीजिए आप लोग, वो जिम्मेदार थे, ओहो, मैं कह रहा हूं कि अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो अभी आपने उनको सस्पेंड कर दिया ना, आपने उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड भी नहीं किया, आपने बर्खास्त कर दिया। तो जो पॉइंट आप रख रहे हैं इस चर्चा में वही अपने आप में इनवैलिड हुआ जा रहा है। आपकी बात ही कंट्राडिक्टरी हो रही है। अगर वो जिम्मेदार थे तो फिर उनका नुकसान क्या? वो तो उठाई गिर की तरीके से लाए गए थे और चले गए, उनके ऊपर क्या आपने किया? शेखर जी ऐसा नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उनको रत्ना जी सुन लेने दीजिए, एक मिनट। रत्ना जी, आपकी आवाज में जवाब दब जा रहा है, प्लीज जवाब तो आने दीजिए ना, मतलब फिर बात ही नहीं बनेगी। आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए शेखर जी क्या है, चैलेंज टू टेक्निकल फ्रंट, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इस फ्रंट पे मत बोलिए, आप इस फ्रंट पे मत बोलिए क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है। बिल्कुल फालतू बातें मत बोलिए, बिल्कुल और कुछ बोलिए। ठीक है रत्ना जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं अभी चर्चा आगे बढ़ा दीजिए। शान जी अपनी बात पूरी करें, आप बात आने दीजिए, वो क्या कह रहे हैं समझ में आना चाहिए देश को। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के माध्यम से ही बेशक क्या डेपुटेशन पर लोग आते हैं तो वो काम नहीं करते, और अगर कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये जिस तरीके से जो परमानेंट सरकारी नौकरी में लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जो हक धर्मिता रखते हैं, जैसे ये भी इसका हक धर्मिता दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जो व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल है वो ज्यादा जिम्मेवार होता है। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो वो जांच भी होगी, वो जांच भी होगी, और जांच में अगर उसने गलत किया तो उसके पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल गलत बात आप शोर न करें, आप शोर न करें। आप राहुल गांधी जी बेल पर तो छोटे हैं, वो जो बात करें, रूल बुक मिलती है, निकालिए और पढ़िए। डिबेट से भाग रहे हैं उसका बात करें। राहुल गांधी जी किसी भी जो है ना एक जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति वो किस तरीके से दूसरों के ऊपर इंगित कर रहा है, इसमें इस चीज की चिंता करें। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया जी बेल पर छूटे हुए हैं, वो अच्छी तरीके से लिप्त हैं तमाम तरीके के भ्रष्टाचार में, और इसी प्रकार के भ्रष्टाचार आप लोगों ने शिक्षा में भी किए। आपके समय में ही ये शिक्षा माफिया जो है ना वो पनपा, और उसी के कारण से आज नौजवान बच्चों को वो दंश झेलना पड़ रहा है। ये तमाम जो कोचिंग सेंटर और उनको जो कोच करने का जो आप लोगों ने काम किया, आपकी पार्टी जिम्मेवार है। आपने एक कानून नहीं बनाया जिससे कि उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा सकता। आप लोगों ने सारे शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ दिया, और आज हम उस शिक्षा व्यवस्था को सही कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। आप बिल्कुल फेल हैं, बिल्कुल फेल हैं। इस आंदोलन में भी आप फेल हुए, इस आंदोलन में बिल्कुल फेल हुए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपके नेता को छुट्टी बना दी। आप कर्नाटक में क्यों नहीं आपने जो है ना अभी तक शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया? क्या वहां पर जो है ना शिक्षा मंत्री? अच्छा ठीक है, ऐसे तो चर्चा कहीं जा नहीं रही है। श्याम प्रकाश जाटव जी और रत्ना पांडे जी, मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कि ऐसे टकराव से तो आप जानते हैं कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राहुल जी को मेरे साथ में जोड़ पाए आप? एक सेकंड, राहुल जी जुड़े राहुल जी? ठीक है, जुड़ जाओ फिर हमें बेड़ दिया जाएगा।
नहीं कुछ अब ये तकनीकी समस्या, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, मौसम भी खराब है। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस टेक्निकलिटी की बात रत्ना जी कह रही हैं और जिस बात को शांत प्रकाश जी रख रहे हैं, ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा जो एडहॉक वाले लोग हैं उनकी विश्वसनीयता नहीं होती उस तरह से, इसीलिए वो लोग अपने आप को परमानेंट करने की कोशिश करते हैं, या सरकार को उन लोगों को मतलब एक कंसल्टेंसी अलग चीज़ है, लेकिन उस मोड पे जा करके और वो चीज़ नहीं हो पाती। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उसमें ज़रूरी यह है कि कुछ कंक्रीट रास्ता निकल आए। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार की मंशा है या जिस तरीके से विपक्ष का रुख है उसमें देश के बच्चों के लिए कोई चीज़ उनके हाथ में जाएगी या कोई व्यवस्था उनके लिए बन पाएगी, या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मामला है, इसमें अगर गैम्बल नहीं हुआ या गेनिंग नहीं होती है तो फिर इन चीज़ों में ज़्यादा उलझने का भी कोई मतलब रह नहीं जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सरकार ही एडहॉक पे चल रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां एडहॉक पे न चल रहा। वो उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, चाहे सेंट्रल में किसी भी आप मंत्रालय में देख लिया जाए, जब अग्निवीर जैसे एडहॉक पे योजना लाके इन्होंने देश की सरहद जो है बंटाधार कर दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश ही एडहॉक पे चल रहा है। और जाटो साहब तो जो कह रहे हैं, जाटो साहब कह रहे हैं कि हम लोग सब बात मान लिए। तो आप जब सब बात मान लिए तो फिर बच्चों पे मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है, क्यों उनके घर पुलिस जा रही है? विपक्ष तो यही कह रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि बच्चों को घर पुलिस न जाए, बच्चों पे गिरफ्तार न करे, बच्चे के माता पिता को प्रताड़ित न करे। कहां पे बच्चों की गिरफ्तारी हुई है? आप थोड़ा सा उसमें रोशनी डालें, क्योंकि अगर खबर इस तरीके की चीजें होती तो हम भी खबर चला रहे होते। कौन से बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं आज की तारीख में? आज 27 तारीख है, आप बताएं। आज बिहार में चल रहा है, दिल्ली में चल रहे हैं, दिल्ली में खुद हो रहा है, मुखर्जी नगर में चिन्हित किए जा रहे हैं, दिल्ली में किए जा रहे हैं और बिहार में किए जा रहे हैं, आसाम में किए जा रहे हैं, अभी बंगाल का भी खबर आ रहा है। आप बताइए, लगातार आ रहा है। फिर सरकार, हम कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय एक आदेश जारी करे, सरकार एक आदेश जारी करे कि कोई भी बच्चे को गिरफ्तार न करे। हम कह रहे आदेश जारी करे। मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक है। अगर ये खत्म हो जाए, एक मिनट शांत प्रकाश जी, उस दिन मैं सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए। जो बात ये रत्ना जी या राकेश जी कह रहे हैं, उस दिन जब जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र जी बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जिन बच्चों के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उनकी एफआईआर वापस ली जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि एफआईआर की कॉपी भी दी जाएगी और जो वापस हो रहा है उसकी भी कॉपी दी जाएगी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, सिर्फ जो बात ये लोग कह रहे हैं कि क्या बैक डेट में उन चीजों को लगा करके और दोनों कागज आप देंगे? मतलब एफआईआर हो रही है, ये एक चीज है, एफआईआर वापस होगी, ये भी एक चीज है। वो दोनों कागज आप इकट्ठा देने के मूड में क्या, जिनके खिलाफ जिनका लिखा पढ़ी में नाम छूटा है? देखिए, एक प्रोसीजर होता है किसी भी मामले की, जब शिकायत होती है। आप सुनिए, खबर है राकेश जी, आप सुन भी लो भैया, सुन लीजिए। वो बता रहे मैंने सवाल रखा है, आपने मेरे सवाल पर गौर नहीं किया। शांत प्रकाश जी। हाँ, देखिए शेखर जी, क्या है, कोई भी मामला अगर कहीं दर्ज होता है और उसके बाद उसमें सेटलमेंट, इसको कहते हैं सेटलमेंट होता है, तो आपसी सेटलमेंट के बाद में वो सेटलमेंट की कॉपी, तो ये पूरे दस्तावेज इकट्ठे दिए जाते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे, मैं यहाँ पर छात्रों की बात कर रहा हूँ, जो छात्र उस धरना में आए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शिकायत के रूप में हुई है, तो उसको सेटलमेंट के पश्चात उनको पूरा सेट दे दिया जाएगा कि आप इससे बरी हुए। मगर जो अपराधी आए, जिनके पूरा अपराधी जो है ना, उनका कैरेक्टर है वो छात्र नहीं है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह सपा और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता समझ लें, जो वहां ठीक है, ये डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है? उनके जिसको भी देख रहे हैं फोटो से, उनको मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कहां पर सीलमपुर में क्या घटनाओं को अंजाम दिया या मुजफ्फरनगर में किन घटनाओं को अंजाम दिया, उसके आधार पर कि ये छात्र है या नहीं है। मालूम पड़ा वो छात्र ही नहीं है और केवल वहां पर पत्थरबाजी करने के लिए आए, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उसे नहीं छोड़ना है। वही तो एंटी एलिमेंट्स थे जिसको सीजेपी ने, आंदोलनकारी जो छात्र थे, उन्होंने
उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। सोनम वांगचुक उन्होंने खुद कहा कि इसमें बदमाश प्रवृत्ति के लोग घुस आए हैं जो इस आंदोलन को बिगाड़ा। आराम से चल रहा आंदोलन जो है इन्हीं अराजक तत्वों ने बिगाड़ा, और उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, चाहे कांग्रेस और सपा छाती पीट करके और वहां पे पड़े रहे, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई। बच्चा कोई भी परेशान नहीं होगा। जो भी बच्चे वहां पर नीट से या किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये नड्डा जी ने भी कहा, और मैं भी पूरी जिम्मेवारी से आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। ठीक है शांत प्रकाश जी, मेरे ख्याल से ये एक चीज जो है वो क्लियर हुई होगी हमारी इस चर्चा में। रत्ना जी, ये जो बात अभी शांत प्रकाश जी ने कही है, मेरे ख्याल से इसमें अपनी जगह पर वो चीज है भी, क्योंकि ठीक है ये 150 बच्चों की फोटो है। हाँ, ये डीएम पटना लेके घूम रहे हैं, पेपर में पब्लिश कराई गई है हाँ। कि इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। हाँ। तत्काल इनको शहर के लोग पहचाने और उपलब्ध कराएं। तो ये बिहार के 150 लोग हैं, बकायदा पेपर में छपी हुई फोटो दिखा रही हूँ। हाँ ठीक बात है। दूसरी बात, हाँ नहीं, उन्होंने एक सेकंड, कहा आप नहीं केवल इतने पे मत रहिए। जो प्रोसीजर है वो क्या है, ये बच्चे हैं ना, माइनर भी हो सकते हैं, 18 साल के भी नहीं है। इनको पुलिस कैसे, इनको कैसे, इनका केस अगर रफा दफा होना है तो कैसे होगा, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारे देश में क्या है, यह भी हमारी चर्चा में आना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात करेंगे तो वो बच्चे अगर माइनर नहीं हैं तो उन पर एफआईआर कैसे दर्ज कर ली बिना उनकी पूरी जानकारी लिए? ठीक है, आपने फेस रिकॉग्निशन लगा रखा था, आपको पता होगा, आपने कवर किया होगा। मैं आई थी यहाँ पर जंतर मंतर, रत्ना जी सभी गाड़ियों मेरी में बात समझिए, हमारे लगे हुए थे। सुनिए, तो ऐसा है कि ये तो एक आंदोलन था, हम लोगों ने बहुत सारे मसले और भी कवर किए हैं। 17 साल के बच्चे ने, 16.5 साल के बच्चे ने इस देश में बम फोड़े हैं। आप बात समझिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं। तो हम ये रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए सीआरपीएफ के डीजी सुधांशु बनर्जी ने आइडेंटिफाई किया है कि ये आदमी 11 साल पहले राजस्थान से रिटायर हो चुका पुलिस में था, और ये क्यों वहां पर है इसका जवाब अमित शाह जी नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये सुधांशु बनर्जी, सीआरपीएफ का बयान बता रही हूँ, आइडेंटिफाइड आदमी है। ये 65 साल के राजेंद्र मीणा, ये कैसे आरपीएफ की वर्दी पहन लिए और कहां से वर्दी मैं मिल एक गई? एक सवाल का जवाब ले रहा हूँ, मैं एक एक सवाल का ही जवाब ले पाऊंगा। माइनर करेक्ट कर देती हूँ। मैं अब यही बहुत चीज, लंबी चर्चा चली, बस 5 मिनट दीजिएगा। कहीं पर भी भारत सरकार जब एम्प्लॉयमेंट देती है ना, तो एक परमानेंट होता है, एक एडहॉक होता है, और तीसरा आउटसोर्सिंग होती है जो 2019 से शुरू हुई। ये जो एनटीए के लोग हैं ये आउटसोर्सिंग की तरह रखे गए हैं। आउटसोर्सिंग मतलब एक एचआर कंपनी होगी जो मीडिएटर होगी, जो अपने एम्प्लॉय लगाएगी सरकार के पास। इसलिए जो आउटसोर्सिंग के लोग होते हैं उन पर कोई लायबिलिटी नहीं होती। मैं आज आउटसोर्सिंग के थ्रू हो सकता है जाऊं, कल मेरी जगह कंपनी किसी और को भी भेज दे, ये भी एग्रीमेंट में लिखा होता है। ये लोग जानते नहीं है, गुमराह करते हैं। और एडहॉक होता है कि आपने डायरेक्ट मुझे नौकरी दी, टेम्परेरी दी, और मुझे सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये मेरे नियुक्ति पत्र में लिखा है। जबकि आउटसोर्सिंग की गई है। लोगों को कहिए बरगलाना बंद करें, और जो सीआरपीएफ का डीजी कह रहा है उस लोगों की बताए बिना नेम प्लेट। ठीक है रत्ना जी, आपके ही सवाल को ऐसा है ना कि अब ये दोनों लोग जब सब लोग बोलने लगते हैं तो मेरी चर्चा में कुछ बात समझ में नहीं आती, मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरे दर्शक क्या समझेंगे। मैं शांत प्रकाश जी, 2 चीजें आप समझिए। एडहॉक पे जो लोग रखे जाते हैं, संविदा पर जिसको आप कहते हैं, संविदा कर्मी अक्सर अपने आप को परमानेंट करने के लिए प्रदर्शन करते हैं या मांग रखते हैं, धरना, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा जो एडहॉक पे लोग रहते हैं ना, 11 महीने के बाद उनको डिसकंटिन्यू करके और वापस कई बार उनको या कई बार नए लोगों को रखा जाता है। और यह चीज केवल आपके साथ में नहीं। राकेश जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 12 से 17 वाले दौर की बात कर रहा हूं, कई काम इस तरीके के थे जिसमें आउटसोर्सिंग की गई थी। आपको ध्यान होगा, कई काम ऐसे थे अलग अलग विभागों में जिसमें आउटसोर्सिंग की गई थी। तो उनमें जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो उस दौर में लोग नौकरी कर रहे थे, वो तो सरकार गई, आई गई, बात गई और सरकार गई और वो भी चले गए,
कुछ थे जिनको एब्जॉर्व कर लिया गया, कुछ कानून वगैरह आपने बना दिया। तो ये जो बीजेपी अभी बात कह रही है, एनटीए जैसी संस्थान है, लैकफेड पैकफेड के घोटाले भी इसी क्रम में हुए थे जो उससे पहले हुए थे। तो ऐसा नहीं है, एडहॉकिज्म लगातार चलता आया है हमारे प्रदेश में भी और देश में भी। तो ये एडहॉकिज्म आपने किस तरीके से चीजों को देखा था, क्योंकि मामले तो आपकी सरकार में भी आए थे। ये जो बात रत्ना जी कह रही हैं, ये अपने आप में पॉइंट वैलिड है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं रह जाती है। बात ये है सर कि जब ये आए थे 14 में तो अच्छे दिन का स्लोगन दिए। नहीं, अरे बाबा आप मेरी बात राकेश जी सुनिए, ये एक क्रूशल नहीं, मैटर है। बात शुरू कर रहा आप हूं, बड़ी मैं पार्टी बात- के लीडर मैं हैं, बात को लेकिन यहाँ से रत्ना शुरू कर रहा जी, सब मेरी बात समझिए, रत्ना जी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रही है। जो यहां पर एक आप ऐसी पार्टी से हैं जिसके सामने, मेरे सामने एक और व्यक्ति बैठा है जो एग्जाम्पल दे सकता है। आप बीजेपी को कोसने पे मत जाइए सर। आप कोई रास्ता बताएंगे, कोई चीज बताएंगे तो हमारे दर्शकों का, हमारे देश का भला हो जाएगा। आप उस पॉइंट पे आइए जो रत्ना जी उठा रही हैं। शांत जी उससे डिफर कर रहे हैं। सपा उस पॉइंट पे कोई जवाब दे सकती है क्या? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे भी मैं जवाब दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब 10-90 लाया गया था और डायल 100 लाया गया था, उसमें भी संविदा के लोग रखे गए थे। ठीक, मगर किसी को हटाना, किसी को ना हटाना एक कार्यशैली पे निर्भर करता है और आप उस पे मॉनिटरिंग कितना बेहतर करते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। आप सोचिए कि दुनिया से जो उत्तर प्रदेश में हम लोग पुलिसिंग सिस्टम लाए देश में, पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश की जहां 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। और सोचिए कितने सुचारू रूप से हमने उसको चलाया और एक भी शिकायत नहीं है, एक भी कर्मचारी कभी धरने पे नहीं बैठा। मगर जब इनकी सरकार आई तो सब सैलरी को लेकर धरने पे बैठे, 10-90 के लोग बैठे, 10-76 के कर्मचारी लोग बैठे और लगातार धरना हुआ। और आप सोचिए कभी केजीएमओ में हुआ धरना, मगर हमारी सरकार में हमेशा संवाद हुआ। आप उठा के देख लीजिए, 12 से 17 तक सरकार रही हमारी, मगर कोई भी एक भी संविदा का कर्मचारी कहीं भी धरना नहीं दिया और कहीं भी कोई शिकायत नहीं किया कि हमको ये दिक्कत है। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाता था और उसको टाइम से सैलरी मिलती थी। वो नैतिक रूप से जिम्मेदारी निभाता था। राकेश जी बात समझिए, और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जब वो सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी धन उगाही किया जा रहा है। ओहो ठीक है, वो रुक जाइए। ये जो बात आपने कही, बड़ी बात ये है राकेश जी सुनिए, नैतिक जिम्मेदारी को समझना एक बिंदु है और भारत सरकार या किसी प्रदेश सरकार की नियमावली से बंधा होना यह दूसरी बात है। यह दूसरी बात है। तो आपका जो संविदा कर्मचारी उस समय नौकरी कर रहा था, वो नैतिकता के मूल्य पे कर रहा था या उसकी कुछ आपने पैरामीटर तय किए थे उस कॉन्ट्रैक्ट में? हमारे कहने का मतलब यह था, तात्पर्य यह है कि नैतिकता से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता था और हम लोग उन लोगों को रखे थे, चयन किए थे जो उसके काबिल थे, उसके कैटेगरी के थे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं रखे थे कि जो 4 सैलरी दे उसको रख लिया जाए और खुलेआम 4 सैलरी लोग ले रहे हैं। ठीक है, खुलेआम लखनऊ में समझ गया। अब ठीक है शांत प्रकाश जी, दो चीजें हैं। ये प्रदेश है कि जो ठीक है आप शांत प्रकाश जी, इस चीज का मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण जगह हैं, एनटीए जैसी जो परीक्षा है, उन जगहों पर एडहॉकिज्म आप कितना भी, या तो नियम कायदे उसमें किस तरीके की उनकी बाध्यता, भाई आज तो वो 47 नहीं है, लेकिन वो 1.5 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, आज फिर कुछ नहीं है, चली गई उनकी नौकरी। यहां एक सचिव जो शिक्षा सचिव है आपका, धर्मेंद्र प्रधान की भी मंत्री पद से छुट्टी हो गई, आप सचिव पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एजुकेशन सेक्रेटरी द पॉइंट एग्जीक्यूट उसको करना था, क्या आप उसको बर्खास्त कर पाएंगे? देखिए वो है परमानेंट आदमी, आईएएस है इस देश का। कोई बात नहीं, मैं रत्ना जी का पहले जवाब देता हूं, उसके बाद मैं इस विषय पे बोलता हूं। अभी जिस तरीके से इन्होंने कंट्रेक्चुअल, एडहॉक और परमानेंट इसके बारे में डिफरेंशिएट किया, आज देश के अंदर जो पढ़ाई के संस्थान यानी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस और सरकारी स्कूल कॉलेजेस दोनों हैं। सरकारी स्कूल कॉलेजेस में जो अध्यापक हैं वो परमानेंट है और प्राइवेट में तो प्राइवेट तो प्राइवेट ही, उसमें तो कोई वही नहीं है। मगर दोनों जगह बोर्ड के एग्जाम होते, तो क्या ये मान लें कि प्राइवेट में
बहुत अंधाधुंध जो है ना चोरी चकारी होती है, उसमें बहुत अंधाधुंध नकल होती है, या उस पर क्या कार्रवाई होगी? सभी सभी प्राइवेट भी और सरकारी इंस्टीट्यूट दोनों ही मानकों के आधार पर चलते हैं, और उन मानकों का ख्याल कौन रखेगा? उस मानक का ख्याल वो रखेगा जो उस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब वो आईएएस है, आईएएस के नीचे तमाम लॉबी रहती है। तो यहाँ पर जो भी लोग इस पूरी व्यवस्था में इन्वॉल्व होते हैं वो मानकों के आधार पर चलते हैं, कितना काम होना है, कैसे काम होना है, और कहीं अनियमितता हो जाती है तो उसके ऊपर जांच के उपरांत विजिलेंस भी टीम होती है, विजिलेंस अपना काम करती है। तो ये एक आदमी का बस का नहीं है, सब लोग एक दूसरे पर निगाह रख रहे हैं। और जो अभी सस्पेंशन जिन लोगों का किया गया है वो सस्पेंशन जो है उनको सजा नहीं, जांच हो रही है, जांच होगी, अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी, अदरवाइज वो किसी प्रकार की जांच में अपना हस्तक्षेप ना करें, किसी चीज को छिपाएं मैं ये नहीं। समझना चाह रहा इसलिए हूं कि उनको सस्पेंड आपने किया। इस दायरे में भारत सरकार के शिक्षा सचिव का तबादला किया, आपने शिक्षा सचिव को जांच संदेह के घेरे में क्यों नहीं रखा? देखिए, शिक्षा सचिव जो है उनको तबादला करने का अर्थ यह है कि वो जो सारा सिस्टम वहां का जो है लॉक एंड की में आ गया, दूसरे शिक्षा सचिव की कस्टडी में आ गया, ताकि पहले शिक्षा सचिव द्वारा उन सब चीजों में छेड़छाड़ ना की जा सके। इसलिए ये तबादला उच्च अधिकारी का हो जाता है। बाकी लोगों को जिस तरीके से हटा दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया वो जांच तक का, जांच होने के बाद में उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो उसके मुताबिक। ठीक है, मेरे पास रत्ना जी 20 सेकंड है, प्लीज आप 20 सेकंड में ही अपनी बात कहिएगा। ठीक है रत्ना जी 20 सेकंड ही है मेरे पास। बिल्कुल 20 सेकंड से मैं कम में कहूंगी। पहली बात तो इनको ये नहीं पता है कि नए वाले सचिव जो हैं वो 1.5 करोड़ के आरोपी हैं घोटाले के, खीरा घोटाला। उसके बाद मैं बार बार जो कह रही हूँ ये या तो प्रश्न समझ नहीं रहे या अतिरिक्त भोला बन रहा है। एनटीए में जो गठन किया गया उसमें लिखा था परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे। मोदी सरकार ने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय ने सिर्फ और सिर्फ प्रतिनियुक्ति चलाई, डेपुटेशन पे चलाया, परमानेंट एक नहीं रखा। और जो 47 नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक किया उन 47 में किस पद के लोगों को हटाया गया ये अभी तक नहीं पता है। ठीक है ठीक है ठीक है रत्ना जी, इससे ज्यादा मैं आज समय नहीं बचेगा मेरे पास। राकेश जी आप अपनी बात भी 20 सेकंड में रख दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय आज बचा नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि शांत प्रकाश जी जब कह रहे थे जांच का विषय, मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितनी भी घटनाएं अब तक हुई हैं सब पे जांच का विषय पे छोड़ दिया जाता है और सवाल वहीं अटक जाता है और जांच रिपोर्ट नहीं आ पाती। और जांच रिपोर्ट जब आती है तो उस पर लीपापोती आती है, इसलिए पूरे देश के नौजवानों पे विश्वास नहीं है इस सरकार पे कि इनकी जांच निष्पक्ष होगी। शांत प्रकाश जी क्रेडिबिलिटी दांव पर है। देखिए, ये सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है, कहीं भी हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो इस वक्त सरकार काम कर रही है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। और जो भी अनियमितताएं थी हम उसको सुदृढ़ करने के लिए काम कर रहे हैं और वो सुदृढ़ होकर रहेंगी, चाहे ये कितना भी छटपटाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शान जी आपका भी, राकेश जी और रत्ना जी। जिस तरीके की स्थिति अभी देश में बनी हुई है, जो आंदोलन करने वाले थे सरकार के साथ में बातचीत की, वो आंदोलन खत्म हो गया, वो घर चले गए। अब जो बचे वो संसद में जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, यहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के अपने स्टेक्स हैं, उनको भी चुनावी परीक्षा पास करनी है, लिहाजा वो इस तरीके से खुद को तैयार कर रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं जिससे जनता ये समझ पाए कि उनके हक की लड़ाई किस तरीके से उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक लड़ी है। तीसरी तरफ सरकार है, सरकार भी एक पॉलिटिकल पार्टी की ही सरकार है, लिहाजा उसको भी जनता के बीच में जाना है और वहां पर अपनी बात को रखना है कि नहीं हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे सरकार के चलने के दौरान कुछ ऊपर नीचे हुआ लेकिन फिर भी हम उस जगह पर अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई करें, यह भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती रहेगी। जिसके सामने कोई चुनौती नहीं है वो ऐसे लोग हैं हमारे देश के जिन्होंने अपने दौर में एक बढ़िया एग्जाम पास किया। वो एग्जाम इस देश के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है और कठिनतम एग्जाम्स या कंपटीशन के रूप में उसको जाना जाता है यूपीएससी।
इस देश में सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन जो नौकरी सरकारी अधिकारी पाता है वो कफन दफन तक का इंतजाम लेकर के जाता है आखिर में इस दुनिया से। तो यह जिम्मेदारी कुछ हद तक उनकी भी बनती है कि अगर सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, कानून बनाया है, तो उसका जो इंप्लीमेंटेशन है, जिस तरीके से उसको करना चाहिए, वो ढंग से एग्जीक्यूट हो पाए। हकीकत यह है कि आप ज्यादातर अधिकारियों की अगर संपत्ति की या आय से संपत्ति की जांच करा लेंगे तो आय से अधिक संपत्ति ही मिलेगी। जस्टिफाइड अपनी तरीके से कागजों में कोई सीए कर दे अलग चीज है। तो ये जो नोट खींचने की बीमारी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है। एक तो अब वो आदमी है जिसके पास कुछ है ही नहीं, दूसरी तरफ सरकार है जिसको सरकार चलाने के लिए ऐसे कमाऊ पूत चाहिए, और तीसरी तरफ वो कमाऊ पूत हैं जिनका पेट कभी भरता नहीं और वो डकार भी नहीं लेते। ये अलग बात है कि हर 5 साल में कई बार वो पूरी सरकार ही डकार जाते हैं। नमस्कार। एकजुट होकर के हमारे युवाओं को, छात्रों की जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। कल तय होगा कि क्या करना है। हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे, ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेता लगातार चर्चा से भाग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सभा का एक अंत बेहतर हो, इसकी